नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी मानसी दवे और आशीषा। आज से क्लोजिंग कॉल का टाइम बदल गया है, आधे घंटे आपको ज़्यादा मिलेंगे और हमने ज़रूरत महसूस किया आपके लिए कि बाजार की सभी चीज़ों को समेट पाना, अच्छे से स्टॉक से न्यूज़ बता पाना, बढ़िया से ट्रेड ले पाना, जैसे वो एक घंटे में थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। तो आज से बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल सेट टाइट, रिलैक्स और आराम से आज आपको हम शो में गाइड करेंगे। अगले 1.5 घंटे अब रोज आपके लिए फटाफट खबरें होंगी, फटाफट ट्रेड्स मिलेंगे और इवेंट्स टू वॉच पर भी हम फोकस करके चलेंगे। आज के सत्र की अगर बात करें तो बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में लोअर लेवल से थोड़ी सी हम बाइंग देख भी रहे हैं और निफ्टी फिर से आ गया है 22,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 300 अंकों के आसपास की तेजी है और ये अपने गेंस को प्रोटेक्ट करके निफ्टी ने रखा हुआ है। तो फटाफट एक काम करते हैं, पहले जरा ये देखते हैं कि अगले 1.5 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद बड़ी बातें होंगी, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, निफ्टी पर व्यू लेंगे और फटाफट आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। तो क्लोजिंग शो में एफएनओ मार्केट चेक, एफएनओ का मूड समझेंगे 2:05 पे। क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे 2:10 पर। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे ट्रेड समझेंगे। आज से एक और शुरुआत हो रही है निकुंज की नजर। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया रोज हमारे साथ 2:30 पर जुड़ेंगे और बाजार के जो ज्यादा चर्चा वाली चीजें हैं, चाहे वो मार्केट स्पेसिफिक हो, स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हों, उन पर हम विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का आउटलुक क्या है। तो ये 2:30 पर होगा। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर और इसके अलावा 3 बजे मार्केट एट 3 रोज की तरफ 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और इसके अलावा 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच पर हम फोकस करेंगे। तो एक्शन पैक्ड पूरा का पूरा 1.5 घंटे होगा, आप कहीं जाएगा नहीं, आपको सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से हम शो में लेकर आगे बढ़ेंगे। एक्शन पैक्ड पूरा का पूरा शो है, लेकिन पहले देखते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें आज के सत्र में कौन सी हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक रेंज का कारोबार हो रहा है, लेकिन जो बढ़त निफ्टी की है फिर से हो गई है करीब 100 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक है करीब 300 अंकों पर। 12 में से 8 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और अगर हम दिग्गजों की बात करें तो आज आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है, करीब 2.25% के आसपास की शानदार तेजी है। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी हो रही है। डॉक्टर रेड्डी 3% से ज्यादा ऊपर है और निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है करीब 1.5% की तेजी हम निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में भी देख रहे हैं। तो वहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जो कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, आईटी वाले शेयर हैं, वो थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्सचेंज से जुड़े जो शेयर हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। आईएक्स और एमसीएक्स में तेजी है करीब 4 से 6% के आसपास की, लेकिन आईटी शेयर कमजोर हैं। कुछ चुनिंदा इक्का दुक्का शेयर छोड़ दें तो ज्यादातर शेयर, चाहे मिड कैप है चाहे वो लार्ज कैप हो, सब टूटे हुए हैं। फर्स्ट सोर्स करीब 6% की गिरावट दिखा रहा है। अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यूरोप में जो शुरुआत हुई है वो सुस्त हुई है और डाउ फ्यूचर्स इस वक्त करीब 250 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये है बाजार के प्रमुख हाइलाइट्स। अभी तक का जो सत्र बीता है, किस तरह का बीता है, उसकी एक झलक आपके सामने। बिल्कुल, तो नया हफ्ता बाजार में मजबूती और नए अवतार में हम 1:57 पर अब से आधा घंटा ज्यादा क्लोजिंग कॉल्स में आपके लिए लेकर आएंगे और इस नए अवतार में बहुत कुछ है। पावर पैक एक्शन ढेर सारा होने वाला है। निकुंज की नजर भी रहेगी जिस पर रॉ एनालिसिस मार्केट को लेकर विस्तार से आपके लिए लेकर आएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, ये सारा का सारा सिलसिला चलता रहेगा और इसी कड़ी में बिग बजर्स यानी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक नया एलिमेंट है जो कि हमने जोड़ा है आपके लिए। बाजार के इंडेक्सेस और इंडेक्सेस का रुझान आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन बिग बजिंग कैंडिडेट्स भी अब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ऑन अ पॉजिटिव स्टांस मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, बजिंग मोमेंटम, स्टॉक वाइज एक्टिविटी की अगर बात करें, आप देखेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स का खेमा है जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बजिंग कैंडिडेट सबसे आगे खड़े हुए हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़े हुए काउंटर्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती। और इसी कड़ी में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस को भी जोड़िएगा। भले ही आईटी पैक जो है वो बैक सीट पर है, लेकिन चुनिंदा आईटी प्लेयर्स जो है वहां पर अच्छा मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में इन्फोसिस जैसे काउंटर्स शामिल हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जिसका जिक्र
जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, आपको लगातार बता भी रहे हैं, न्यूज़ फ्लो के चलते वहां पर इम्पैक्ट क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कुछ तमाम प्लेयर्स हैं, लेकिन आईटी सेक्टर ऑल इन ऑल वॉच लिस्ट में रखने की ही राय एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे कहां पर बिकवाली का दबाव, मजबूती के सामने गिरावट कहां हावी हो रही है। देखिए आईटी सेक्टर है जो कि बैक सीट पर बिकवाली झेल रहा है और अगर आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स जहां ड्रैगिंग मोमेंटम यानी कि गिरावट का रुझान है, उसमें भी कुछ तमाम आईटी स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस बिकवाली झेल रहा है। इसके अलावा आईटीसी, रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट हावी होती हुई मेजर प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। रियल एस्टेट और साथ ही एफएमसीजी और आईटी, ये 3 सेक्टर्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कंजम्पशन का खेमा जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा था, आज के सत्र में वहां पर बिकवाली जरूर हावी हो रही है, लेकिन इसके ठीक सामने विपरीत फार्मा स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, एनर्जी, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियोज को भी अगर देखेंगे, एडवांसेस का पलड़ा भारी, फेयर इंडिकेटर कंफर्टेबल लेवल पर और साथ ही बाजार का स्टांस जो है काफी पॉजिटिव नजर आता हुआ। बिल्कुल, तो ये बाजार का एक्शन और अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की। निफ्टी हरे निशान में कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खासी तेजी भी दिखी है, लेकिन याद रखिए अंडरलाइंग कई सारे फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर पिछले कुछ दिनों और महीनों में दिखा है। एफआईआईज की बिकवाली अभी भी होती हुई नजर आ रही है। ग्लोबली टैरिफ वॉर की चिंता है जिसके चलते ग्लोबल ग्रोथ को अनसर्टेनिटी है, ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों की बात करें या हमारे बाजारों की बात करें तो ऊंचाई से काफ़ी कुछ गिरावट दिखी है। लेकिन अभिषेक, ऐसे में बाजार पर क्या राय होगी और ट्रेडर्स को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? शीशा, देखिए आज मतलब 2 अच्छी चीज़ें, एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, माफ़ कीजिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि बाजार में कम से कम अब ये लग रहा है कि नहीं, नीचे नहीं जाएगा बाजार। 22,000 का जो स्तर है, ऐसा लग रहा है कि बाजार ने अब उसको बेस बना लिया। और थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ये है कि नहीं, बाजार 22,500 के ऊपर जाकर फंस रहा है। तो जो मोटा मोटी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है 22,300 से लेकर 22,600 के बीच की। मैं पिछले 4-5 सत्र के डेटा देख रहा था कि इंट्राडे हाई पर बाजार को टिकने में मुश्किल हो रही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे हाई से करीब करीब बाजार आपको दिखेगा फिलहाल 70-80 अंकों के आसपास की गिरावट है। एक वक्त तो गिरावट करीब 110-120 अंकों के आसपास की हो गई थी। 13 मार्च को इंट्राडे हाई से बाजार जो क्लोजिंग दिया 160 अंक नीचे दिया। 12 मार्च को इंट्राडे हाई से बाजार जो बंद हुआ 107 अंक नीचे बंद हुआ। 11 मार्च को थोड़ी सी कम वो गिरावट रही इंट्राडे हाई से, लेकिन 10 मार्च को करीब 216 अंकों की गिरावट रही इंट्राडे हाई से। तो ये हम पैटर्न देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बाजार में ये आंकड़े देखिए लग रहा है कि अभी भी बाजार में भरोसे की कमी है और जो ट्रंप का जो टैरिफ टेंट्रम जो चल रहा है, कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर चिंताएं बाजार में निश्चित तौर पर साफ तौर पर दिख रही है। आज के अगर हम सत्र की बात करें तो आईटी शेयरों ने बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। खपत वाले जो शेयर हैं उन्होंने कहीं न कहीं बाजार की तेजी को रोका है, लेकिन जहां से सपोर्ट मिला है वो है बैंकिंग शेयर और वो है फार्मा शेयर। आज निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और अच्छी तेजी हम देख रहे हैं आईसीसी बैंक के शेयर में। बाकी मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर है वहां पर अच्छी तेजी हो रही है। निफ्टी फार्मा में 1.5% के आसपास की मजबूती है, तो फार्मा वाले शेयर चल रहे हैं और फार्मा में कई सारी न्यूज़ आई हैं, अच्छी न्यूज़ आई हैं और उसके दम पर हम तेजी देख रहे हैं। क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक से थोड़ा प्रेशर है क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा था कि $70 के नीचे भाव चले गए थे, थोड़ा सा रिबाउंड आ रहा है और कहीं न कहीं जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहा है। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कब खत्म होगा इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार बयान भी दे रहे हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको जल्द वो समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेजर टेंशन है बाजार के लिए वो यही है कि टैरिफ को लेकर चिंता है, एफआईआईज की बिकवाली लगातार चल रही है, रशिया यूक्रेन को लेकर कहीं न कहीं बाजार को चिंता है और यमन में यूएस ने बड़ा स्ट्राइक किया है, काफ़ी सारे लोग उसमें मारे भी गए हैं। तो ये एक नया जियो पॉलिटिक्स फ्रंट पर एक टेंशन इमर्ज होकर आ रही है। तो गेन्स कैप्ड हैं, रेंज डिफाइंड लग रही है। रेंज के ऊपर बाजार कब निकलेगा और निकलेगा तो फिर कितनी तेजी होगी, क्या लेवल्स होंगे, उस पर आगे हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और अपने मेहमानों को शो में शामिल करने का समय भी हो गया है। आज 3 एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान,
इसके अलावा लक्ष्मीकांत शुक्ला को भी साथ में जोड़ेंगे और साथ साथ नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के। लेकिन आज अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करेंगे तो इंश्योरेंस वाले शेयर चल रहे हैं। SBI लाइफ लीड कर रहा है। बाकी जो कंज्यूमर फाइनेंस वाली जो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वहां पर तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। और ऑटो में चूंकि M&M का शेयर काफी ज्यादा गिरा था तो वहां पर बाइंग हो रही है। लेकिन इंडसइंड बैंक अगेन एक आप कैसे देखेंगे उसको? RBI की तरफ से अच्छे कमेंट्स आए कि बैंक में कैपिटल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी वित्तीय मुश्किलें नहीं है बैंक को लेकर। लेकिन डे हाई से अगर आप देखेंगे तो 3-3.5% नीचे आकर कारोबार कर रहा है और जो बहुत मुश्किल जो गेंस हैं 1.5 से 2% के आसपास के हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है और ये बाजार में भी झलक रही है और इंडसइंड बैंक के शेयर में भी झलक रही है। अपने एक्सपर्ट को जरा जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि निफ्टी की यहां से दिशा क्या होगी। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। सचिन जी, लोअर लेवल से फिर से थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए हम देख रहे हैं। 22,520 के आसपास तक के स्तर हैं निफ्टी के। अब यहां से क्या सलाह देंगे आप? क्या करना चाहिए बाजार में? आपको लगता है कि ये 22,500 से 600 की रेंज में जो जाकर निफ्टी फंस रहा है उसको पार करने की कोशिश करेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल डेफिनेटली एक रेंज तो अभी बन गई है 22,300 से लेके 22,600 के बीच में। बट जिस तरीके से लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अगर हम देखिए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी मार्केट में बना हुआ है। पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि 22,600 के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो पास होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस का अगर मोमेंटम पर थोड़ा सा फोकस करें तो करीब 22,600 के आसपास के ही लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में एक रिजेक्शन जो है वो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। बट यस, आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर हम देखेंगे तो करीब 22,575 578 के आसपास के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में स्लाइट रिजेक्शन जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए। बट मोमेंटम इंटैक्ट है और आज जिस तरीके की तेजी वापस से लौटती हुई नजर आई है क्लोजिंग से पहले, मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग जो है करीब 22,500 के ऊपर होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इमीडिएट लेवल जो 22,600 के जो कि एक एज अ रेजिस्टेंस बना हुआ है वो सरपास होते हुए ब्रेक होते हुए नजर आएंगे और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होते ही अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 22,800 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आएगी। सो मोमेंटम लोअर साइड से इंटैक्ट है। अच्छे सपोर्ट्स जो है वो फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। पूरी पॉसिबिलिटीज ये लेवल्स को ब्रेक होने की है। अपसाइड पोटेंशियल्स टारगेट हो सकते हैं 22,800 22,900 के। टोटली तो मोमेंटम इंटैक्ट है। बाजार पर इंडेक्स पर रणनीति भी पॉजिटिव इस वक्त मिलती हुई दिख रही है और अब सीधा बात 22,800 की हो रही है। और वो भी क्यों ना, आज सुबह से जिस तरह के क्यूज हमें मिल रहे थे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स जैसे पैन आउट होते हुए दिखे, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव स्टांस, एशियाई बाजार की मजबूत शुरुआत और यूएस मार्केट्स के लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन थे वहां पर मजबूती, और भारतीय बाजार का अपना भी एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट रहता है जहां हम इस वक्त कह सकते हैं कि भारतीय बाजार सिर्फ और सिर्फ निर्भर नहीं रहते हैं ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट से, अपने पॉजिटिव अपने सपोर्ट सिस्टम पर भी चलते हैं। स्ट्रांग अप मूव नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन से इस ट्रेडिंग सेशन को अगर कंपेयर करने की कोशिश करें, लास्ट वीक कंसोलिडेशन का ट्रेडिंग सेशन था, कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस देखने को मिली थी। 22,315 नीचे की तरफ और 22,686 ऊपर की तरफ एक रेंज थी जिसमें फंसा रहा मार्केट। लेकिन आज शुरुआत ही हमने 22,500 के ऊपर की है जो कि इन इटसेल्फ पॉजिटिव है। नीचे के स्तरों से ऊपर आते हुए हम और अब 22,600 को अगर सरपास कर जाते तो अपसाइड पोटेंशियल 22,800 तक की भी बनती हुई दिख रही है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है। इस बीच जो कुछ तमाम ब्लॉक्स हो रहे हैं इस पर भी नजर होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बजाज फिनसर्व पर 19 लाख शेयरों के ब्लॉक डील की खबरें आई, वही टाटा स्टील में भी करीब 30 लाख शेयरों के बड़े सौदे होते हुए दिखे, तो इन ब्लॉक्स पर भी नजर रहेगी और इन पर स्टॉक में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इस पर भी फोकस करना होगा। बजाज फिनसर्व का स्टॉक करीब 4% की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ वन साइड अप मूव आज दिन की शुरुआत से ही और इस वक्त आज डे हाई दिन के उच्चतम स्तर पर। लेकिन आइए अब हमारे एक्सपर्ट से एक एक कर उनकी कॉल्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है वो भी जान लेते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जो लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट की पैनल जुड़ती जाएंगी उनसे एक एक कर उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेंगे, उनसे स्टॉक्स कौन से वो सारे के सारे जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। सचिन, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। और मेरा साइड से जो रिकमेंडेशंस रहेगा वो रहेगा MCX पर, बिकॉज ओवरऑल अगर देखे जाए तो पिछले लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन से एक वॉल्यूम बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स जो है वो डे बाय डे लाइक ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ में लाइक लोअर साइड में एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था प्रायर वीक में, वो
एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स था, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एमसीएक्स में आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस 4840 का रहेगा। जरिया एमसीएक्स पर 5200 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। 4840 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहां पर सचिन ने दी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी की सब्सिडरी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका के बाद आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं, सब्सिडरी के सामने इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन डाली गई है जिसके चलते भारी गिरावट दिखी है। बताएं पूरी डिटेल्स क्या है। ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक कठिन दौर से गुजर रही है, उसके खिलाफ रोजमर्टा ने एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन इंसॉल्वेंसी का है। ये क्यों किया है? क्योंकि अनपेड ड्यूज है कंपनी की तरफ से। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा है कि अनपेड ड्यूज रहे उसकी तरफ से, इसलिए इसे दायर किया गया है। अब बात माने आगे जाकर क्या होने वाला है। ओला तो कह रही है कि वो सब लीगल रेमेडीज लेगी। उसने इसको लीगली ही चैलेंज करने का फैसला लिया है। अभी काफी दिनों से ओला ने काफी कदम उठाए हैं जिससे उसकी कॉस्ट कम हो। लगभग 1000 एम्प्लॉयज को जाने को कहा गया है। साथ ही साथ उसके जो काफी एम्प्लॉयज हैं उनको और भी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। वेयर हाउसेस को भी कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो इसके चलते ओला ने कुछ कदम उठाए हैं, पर ये जो नया इंसॉल्वेंसी पिटीशन है, एक नया सरदर्द हो सकता है कंपनी के लिए। सुमित, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर एक टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। स्टॉक 7% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 46.9 के आसपास। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद काफ़ी वेल्थ इरोजन हुआ है इस स्टॉक में। इनफैक्ट पिछले साल अगस्त के महीने की बात करें तो स्टॉक 150 के आसपास कारोबार कर रहा था और अब करीब 47 लेवल्स के पास। तो काफ़ी गिरावट पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक पर दिखी है। सचिन, टेक्निकल्स पर देखिए तो क्या ये गिरावट अब थमती हुई नजर आएगी 47 पे स्टॉक कारोबार करता हुआ? ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक यहाँ पे बना हुआ है। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखें तो पिछले लास्ट लाइक 5 to 6 वीक से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक वीकनेस बनी हुई है। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लोज के पास में मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एंड मोमेंटम रीडिंग्स पर फोकस करें तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है और फर्दर गिरावट जो है वो कमिंग डेज में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। लोअर साइड में जो लेवल्स है वो करीब 40 और 38 तक के लिए पॉसिबली एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो यहाँ पर वीक ट्रेंड है और फर्दर वीकनेस कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। अभी भी नजर आ सकती है 38 और 40 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर आज भी करीब 7% की गिरावट दिखी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपके टॉपिक्स बता दीजिए, आज कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर खरीदारी के मौके आखिरी घंटे की रणनीति क्या होगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून आप सभी को। जो आज स्टॉक पिक्स में सबसे पहला जो कॉल निकाला है हमने वो है BVL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और रिसेंटली यहाँ पर हमें एक कप हैंडल का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। तो जो ब्रेकआउट आया है वो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ निकलकर BVL में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं BBL में वो निकल कर आ रहे हैं 535 के। और इसको हमें थोड़ा सा डिप पर बाय करना है। अगर ये हमें मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 500 से 505 के आसपास तो हमें बाय करके चलना है BPL में। और जो टारगेट आएंगे 535 के हैं और 490 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। दूसरा जो हमारा कॉल है वो ICICI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से है। यहाँ पर भी हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो पुल बैक मूव है आने वाले समय में इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगा। करेंटली यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अगर हम अवरली के चार्ट्स देखें तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। और जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1800 के और 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ICICI GI में। ICICI जनरल इंश्योरेंस पर खरीदारी की राय 1800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1680 का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वरुण बेवरेजेस, इस स्टॉक पर भी लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी है। 535 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 490 का स्टॉप लॉस।
जैसे कि हमने वादा किया था, हमारा खास सेगमेंट निकुंज की नज़र लेकर हम वापस लौट गए। हमारे साथ ईटीनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं। आइए उनसे विस्तार से जानते हैं कि इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स उनके हिसाब से कैसे पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। निकुंज सर, गुड आफ्टरनून, इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस टुडे। एंड सर, जिस तरह के सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार के लिए यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति आप देखते हैं? देखिए, एक ज़माना होता था, अंग्रेजी में कहते थे यूएस मार्केट्स वुड स्नीज, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड कैच अ फ्लो। तो यूएस मार्केट में जो होता था वो अक्सर एक प्रकार का बेंचमार्क बन जाता था कि दुनिया में क्या होने वाला है। पिछले साल यूएस मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहे, मगर इंडिया के लिए अच्छे नहीं थे। स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो एक बार लग रहा था कि भाई यूएस मार्केट के अंदर बस एक ही दिशा रहेगी, वो ऊपर की दिशा रहेगी, नीचे की दिशा नहीं रहेगी। वह दिशा जो मुझे है इस समय चैलेंज हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस मार्केट के अंदर जो भी हमने गेंस देखे थे, अगर आप नवंबर बिगिनिंग को टर्निंग पॉइंट समझें जहाँ पर ट्रंप साहब आए थे, तो सारे के सारे मार्केट्स नीचे आ चुके हैं। कुछ नवंबर के आसपास, लो के आसपास से कुछ नवंबर से नीचे आ चुके हैं। और टेस्ला, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका चुनिंदा स्टॉक है मार्केट का, कोरिलेशन सब जानते हैं जिस प्रकार से इस समय ट्रंप साहब और इलॉन मस्क साहब के अंदर जुगलबंदी चल रही है। टेस्ला का स्टॉक ऊपर से करीब 40% गिर गया है। कोई भी शेयर बाजार के अंदर मार्केट में स्टॉक 20% से ऊपर गिरता है तो उसे हम बोलते हैं कि बेयर मार्केट में 30 से ऊपर गिरता है तो उसका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो इतनी बड़ी मजबूत कंपनी ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को इरोड करा है, मगर उसके बावजूद अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर इस समय हाहाकार नहीं मच रही है। जापान ठीक हो रहा है, यूरोप जिसको हम सिक मैन ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, वहाँ पे अचानक रफ्तार आ रही है। अगर आप देखें तो चाइना के अंदर टैक्टिकल पैसा आ रहा है और इंडियन मार्केट भी गिरे नहीं है। तो ये धारणा बनाने की यूएस मार्केट में जो हो रहा है यहाँ होने वाला है, मेरे हिसाब से उस धारणा को सबसे पहले बदल देना चाहिए। बिकॉज इंडियन मार्केट्स ऑफ लेट इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। वह जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था आप नीचे जा रहे थे, जब यूएस मार्केट नीचे जा रहा है आप कम गिर रहे हैं। आज भी आप स्क्रीन देखिए, कमाल की स्क्रीन है, सब ऊपर नहीं है मगर सब नीचे भी नहीं है। बैंक्स एकदम कड़क हैं, कुछ आईटी स्टॉक्स में से पैसा निकल रहा है, कुछ फार्मा कंपनियों के अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं और मेटल्स के अंदर तेज़ी आ रही है। तो मार्केट का जो रुख है मुझे नहीं लगता कि बहुत ख़राब है। जो हम ऑड्स बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में, ऑड्स क्या होते हैं जी? आपने सिक्का उछाला, हेड का ऑड्स कितना है बताइए? 50%। टेल का ऑड्स भी 50% है। तो जो ऑड्स इस समय हैं यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के, वह 50% से कम है। देखिए क्या होगा किसी को बोलना तो पता नहीं है, उम्र ही चलती है एक तरफा। मगर ऑड्स पे हमेशा हम देखते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर पैसे मार्केट की गिरने की कम है और मार्केट की ऊपर जाने की ज़्यादा है, उसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर 15% के उछाल की नहीं है, 5 से 7% के उछाल की है। बिल्कुल। और इसके अलावा FIIs की बिकवाली की बात करें तो वो तो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, लेकिन इसके अलावा टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं हैं। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी आते हुए नजर आएंगे। अब तक इंडिया पर इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है, लेकिन अगर जब ये टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो शायद इंडिया पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो क्या ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स रियल है और क्या उसका इम्पैक्ट ऑल सभी मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स पर दिखेगा? देखिए, हम बचपन में एक नर्सरी राइम पढ़ते थे जिससे हम बोलते थे शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो टैरिफ आ रहे हैं, हमको पता है। टैरिफ किस फॉर्म में आएंगे और किस सेक्टर पे स्पेसिफिक आएंगे, वही थोड़ा विशेष लगे उसका मना है। टैरिफ आ रहे हैं, कितने टैरिफ आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, नियर टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म में क्या होगा, बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा देखा है कि कई बार जब बड़ी चेंजेस होती हैं, सो वाटर विल ऑलवेज फाइंड इट्स ओन लेवल। जब कोविड के बाद हमने देखा कि भाई इस प्रकार की समस्या आई है, तो एज ह्यूमन रेस वी स्टार्टेड वेयरिंग अ मास्क, हमने तरीका ढूंढ लिया था। तो टैरिफ जब आएंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा, मगर इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, कितना आएगा, कितना लॉन्ग टर्म तक रहेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। एक बात तो पक्की है, अगर टैरिफ आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूएस को भी है। बिल्कुल। वो इन्फ्लेशन से इस समय जूझ रहे हैं, अपना खर्चा कम करना चाहते हैं। कंज्यूमर इंडेक्स इस समय, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स नीचे जा चुका है। जो जॉब का डेटा आया था वो भी बहुत इंप्रेसिव नहीं है। जो टैरिफ आएगा, आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर द फाइन प्रिंट रादर देन अज्यूमिंग दैट क्या आने वाला है। और टैरिफ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यूएस को ज़्यादा नुकसानदायक करेगा रादर देन इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया यूएस के लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना चाइना है। तो असली मार पड़ेगी कनाडा को, चाइना को, मेक्सिको। इंडिया को मार पड़ सकती है, मगर जो लेवल रहेगा वो कम रहेगा। निकुंज सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर ये बताइए कि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि यूएस का जो पेन होगा इंडिया के लिए गेन होगा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और
आईटी स्टॉक्स पर जरा गाइड कीजिए, क्योंकि 46,000 वाला आईटी इंडेक्स अब 36,000 पे आ गया है, करीब 22% के आसपास के ऊपरी स्तरों से फॉल है। एंटर करना या दूर रहना इससे? देखिए, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट अगर आएगी ना अभिषेक, तो उसका पेन सबके लिए पेनदायक रहेगा, बिकॉज वो इकोनॉमी का साइज़ इतना बड़ा है। हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं कि 10% की गिरावट अगर आती है तो वो दुनिया के लिए $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन की गिरावट हो सकती है। हम माने ना माने, यूएस मार्केट के अंदर जो इस समय गिरावट आई है वह करीब 3 से $3.5 ट्रिलियन की गिरावट आई है, जो कि इंडियन मार्केट कैप के आसपास है। तो जो यूएस मार्केट में गिरावट आई, इंडिया की मार्केट कैप के बराबर मार्केट कैप इरोड हो चुकी है। तो बेस्ट केस सिनारियो क्या है, यूएस पीक आउट हो जाए और धीरे गिरे। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, यूएस मार्केट अगर जोर से गिरता है, 15-20% और यहाँ से गिर गया, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज आता है, क्योंकि कुछ हेज फंड्स के पेमेंट्स में इशू आएगा, कहीं ना कहीं पे बॉन्ड यील्ड्स हिलेंगी, कहीं ना कहीं पे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट आएगा। तो जो डिस्ट्रप्टिव शॉर्ट टर्म में जहाँ पे भी बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसका इम्पैक्ट हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बेस्ट केस सिनारियो है जो अभी हो रहा है, यूएस मार्केट धीमी गति पे गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट धीमी गति पर बढ़ रहे हैं, यह बेस्ट केस सिनारियो है। फिर आपने आईटी पे पूछा अभिषेक, मुझे आईटी शेयर्स अच्छे नहीं लगते थे, ना लगते हैं, और मुझे नहीं लगता मुझे आने वाले समय भी अच्छे लगेंगे। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। डेटा ये जी, आईटी सेक्टर के अंदर अगर मैं बोलूँ कि अगले साल 10% ग्रोथ आएगी, तो शायद एक बहुत ही बुलिश आउटलुक है ये। आईटी के जो स्टॉक्स हैं, अगर आप विप्रो को हटा दें जो कि एक सस्ता है, आईटी के पी मल्टीपल्स FY27 में टीसीएस के 20 से ज़्यादा हैं, इन्फोसिस के 18 से 20 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट, और HCL टेक के भी आसपास है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 10% ग्रोथ भी नहीं है, जिसके अंदर एक हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शन आ रहा है एक ही एआई की वजह से, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि डॉलर की वीकनेस की, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से जो 1-2-3 क्वार्टर का बेनिफिट हुआ था वह भी नहीं मिल रहा है। और चौथा, मुझे लगता है कि एआई की वजह से इनका मेथड ऑफ बिजनेस चेंज हो चुका है। तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर था। यह सेक्टर इसलिए ऊपर गया था बिकॉज यूएस मार्केट में हम तेज़ी देख रहे थे। अब यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स अगर नीचे जाएंगे तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक्स में आएगा। सेक्टर में ग्रोथ नहीं है इस समय। मार्केट के अंदर फ्रंट फुट पर जाने का समय आ चुका है, मार्केट में बैक फुट में जाने का समय था पिछली दिवाली और पिछले क्रिसमस। अब होली के बाद आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। तो जब आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो आपको मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स में नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके अंदर सेफ्टी मिलती है। तो अभिषेक, मार्केट के अंदर है ना, हर समय दो चीज़ें होती हैं, जोश या होश। पिछले साल मार्केट में होश नहीं था, इस समय मार्केट में जोश नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट में आपको इस समय जोश रखना चाहिए कि आने वाला समय खराब रहे, अच्छा रहेगा। पिछले साल अगर आपने होश खोया था तो आपको पिछले साल होश गेन करना था कि मार्केट बहुत बढ़ चुके थे। तो जोश और होश के अंदर अभिषेक, मुझे लगता है इस समय जोश वापस लाने का समय आ गया है। ठीक है, जोश वापस लाने का समय हो गया है। लेकिन निकुंज सर, अगर हम पिछले हफ्ते भर की बात करें तो एक रेंज में बाजार फंसा हुआ है, 22,300 से 22,600 की रेंज है। और सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है। आई थिंक कि आप सबसे सही इंसान है बता पाने के लिए, थोड़े दूरदर्शी भी आप हैं, तो आप बताइए आप अपने लेंस से क्या देख रहे हैं। तो अभिषेक देखिए, मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, मगर हम क्या बता सकते हैं, हम मार्केट को 4 चीज़ों से देखते हैं, हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड पास्ट। हिस्ट्री से हमें हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के बारे में पता लगता है, प्रेजेंट से हमें अर्निंग्स के बारे में पता लगता है, और फ्यूचर से हमेशा हमें प्रॉमिस के बारे में पता लगता है। तो मैं यही बोलूँगा अभिषेक, दैट इन अ बुल मार्केट, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, इन अ बुल मार्केट प्रॉमिस ट्रेड्स एट अ प्रीमियम, इन अ बेयर मार्केट रियलिटी ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट। पिछले 3 साल से या पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि मार्केट में एक प्रॉमिस थी जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी। प्रॉमिस ये होगा, वो होगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा हो सकता है, वो प्रॉमिस थी जिसको प्रीमियम मिल रहा था। इस समय मार्केट के अंदर बेयर मार्केट आ चुका है, जिसके अंदर जो रियलिटी है कि सब खत्म हो चुका है, मार्केट के अंदर जान नहीं है, मार्केट का बैक इस समय टूट चुका है, वो जो रियलिटी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर? इस मार्केट के अंदर आपको कोई वी शेप रैली नहीं मिलने वाली। इस मार्केट के अंदर एक कंपाउंडिंग मार्केट में है। कंपाउंडिंग मार्केट क्या होता है जी, आप इक्विटी के अंदर 10 से 12% का रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में निकालते हैं, 12 से 14% का रिटर्न निकालते हैं तो कंपाउंडिंग होता है। अर्निंग्स इस समय आएंगी वापस, मगर अर्निंग्स 25% वापस नहीं आएंगी। वैल्यूएशंस सस्ते हैं, मगर इतने सस्ते नहीं है कि आपको यहाँ से कोई 50-60% का गेन अगले साल में मिलेगा। तो इस मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस समय एक टेस्ट मैच की जैसी रणनीति रखनी पड़ेगी, जहाँ पर आप डटे रहें। अगर आपको एक लूज बॉल मिलती है, कोई सस्ता स्टॉक मिलता है, तो उस पर चौका लगा दीजिए, मगर अपना विकेट संभालिए। ये T20 का समय नहीं है कि जहाँ पर आपको 20 ओवर ही मिलेंगे और आपको रन जो है
200 से ऊपर पार करने हैं। मेरे हिसाब से ये टेस्ट मैच क्रिकेट है जहाँ पे पिच पे टर्न है, जहाँ पर बॉल में बाउंस है, मगर 2-3 लूज बॉल्स आपको हर 3-4-5 ओवर में मिलेंगी, वहाँ पर आपको छक्का मारना चाहिए। मगर आप विकेट पर टिके रहें यह सोच करके कि मेरे को 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा तो पैसा बन सकता है। कहाँ पर पैसा बनेगा बता देता हूँ, मेटल्स। क्यों मेटल्स में लगता है? यूरोप अपनी इकॉनमी को इन्फ्लेट कर रहा है, जापान की इकॉनमी ठीक हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि चाइना भी बजूका फायर कर चुका है। तो कुल मिलाकर के जब 35% ऑफ द पॉपुलेशन, 35 से ज़्यादा 40% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर स्टिमुलस मिलेगा तो सीधा कंजम्पशन मेटल का बढ़ता है। जैसे हमने बात करी कि हिंदुस्तान के अंदर करीब कितना 9 करोड़ लोगों को टैक्स का रिबेट मिला था, जो इनकम टैक्स में मिला था, तो सीधा इम्पैक्ट पड़ा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में। तो अगर 35 से 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को स्टिमुलस सरकार देगी तो उसका डिमांड, उसका इम्पैक्ट मेटल पर आएगा। दूसरा मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स इस समय काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, क्रूड नीचे आ चुका है। तो क्रूड से जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि अमेरिका क्रूड को नीचे रखेगा, तो भले वो एशियन पेंट्स हो गया, भले MRPL हो गई हो, भले वो फिर पिडिलाइट हो गई हो या फिर एविएशन कंपनीज हो, मुझे लगता है उस पूरे क्षेत्र में ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे किस बिजनेस में निवेश कर सकते हैं जिसमें क्रूड इज़ ए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल और क्रूड के दाम अगर नीचे रहते हैं तो आपको मंथ ऑन मंथ उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, तो सही, सटीक और बारीक विश्लेषण। जोश और होश के बीच की लड़ाई है बाजार में, होश तो है लेकिन जोश आना बाकी। लेकिन सर, क्लोजिंग कॉल के जरिए, निकुंज की नज़र सेगमेंट के जरिए होश आ चुका है और जोश भी आ चुका है हमारे इस शो में। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपको सुन रहे हैं और इसी तरह ये सिलसिला आगे जारी भी रहेगा। थैंक यू सो मच सर। सो क्लियरली इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार की दशा दिशा जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। ऑन द फेस ऑफ इट ठीक ठाक सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक मार्केट से है, मेटल स्पेस है जिस पर नजर होनी चाहिए, और क्रूड से जुड़े हुए, क्रूड से ताल्लुक रखते हुए सेक्टर्स पर भी खास तौर से आपको नजर रखनी है, कहना है निकुंज डालमिया का। आगे बढ़ते हैं, हमारी पैनल पर श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उनकी तरफ से क्लोजिंग कॉल्स, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है जान लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक अच्छे नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ से रीडिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? बिल्कुल, तो गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है इस मार्केट में अभी जैसे निकुंज भाई ने कहा, बिल्कुल यही है कि इस मार्केट में हमें काफ़ी मैं कहूँगा कि कॉशियसली प्ले करना है। और उसका रीज़न यही है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, स्पेशली पॉजिटिव फैक्टर्स को। नेगेटिव्स को तो पनिशमेंट मिल ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव्स में भी मार्केट डिस्काउंट करते जा रहा है और इसी वजह से हमें काफ़ी केयरफुल इस मार्केट को प्ले करना है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आता है लेकिन फिर भी अगर मार्केट में रिबाउंड नहीं आ रही है, तब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लगता है। और ये जो रेंज बनी है वो 22,300 से लेकर 22,600 की है। आज भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग में अर्ली फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ने रिकवरी की थी तो 22,600 पे ही जाके वो फेल हुआ है। 22,600 के ऊपर हमें लगता है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें और 22,300 का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल्स पे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनेगी नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस से हम दूर आ चुके हैं। तो लेट द मार्केट क्रॉस 22,600, उसके बाद पोजीशंस बनाएं, या तो मार्केट को थोड़ा रिएक्ट होने दीजिए, तब पोजीशंस बना सकते हैं इंडेक्स में। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहा है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ मिड साइज कंपनीज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वहां पे बीटा थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि J&K बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, आज देखिए आप मानसी तो कई सारे बैंक स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्टिविटी है। ICICI बैंक स्पेसिफिकली ऊपर हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कुछ NBFCs ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर बैंक हमें करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 94, 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक 100 रुपए तक की चाल ये चल सकता है। 91 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि कुछ रिटेल रिलेटेड कंपनीज में भी कुछ मोमेंटम बन सकता है, और वहां पे हमें विशाल मेगा मार्ट VMM करके जो स्टॉक लिस्टेड है, हमें वहां पे कुछ शॉर्ट टर्म व्यू के साथ तेजी के ट्रेड्स बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 98 रुपीज का, और टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं 112 रुपए के। तो विशाल मेगा मार्ट्स और साथ ही साथ J&K बैंक, ये दो स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदने चाहिए।
फाइनेंशियल्स पर नजर है, अच्छा खासा एक्शन, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इसके चलते बैंकिंग प्लेयर्स पर भी फोकस है। श्रीकांत के रेडार पर जेएनके बैंक 100 के टारगेट्स को मानकर चला। विशाल मेगा मार्ट उनकी तरफ से दूसरा कॉल खरीदारी की तरफ ही कॉल साबित होते हुए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के। हमारी पैनल में एक और बाजार के जाने माने दिग्गज जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया इज विद अस। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, मार्केट में शुरुआत तो इस हफ्ते की काफी अच्छी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपकी नजर है, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की दिशा आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को एक शानदार कलरफुल फेस्टिवल रहा उसकी बधाई हो। और अच्छी बात है कि फेस्टिवल के बाद बाजार कहने की लाल रंग को छोड़ के हरे रंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो काफी अच्छा एक बिहेवियर है। कहीं नहीं, हमारा भी मानना है कि बाजार में पिछले लगभग 7 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और जिस हिसाब से आज के ओपन लो सेम होकर सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हुआ है, लग रहा है थोड़े से अपमूव बनने चाहिए। तो इंडेक्स पे हमारा हल्का सा पॉजिटिव बायस है। हालांकि बाजार में ऊपर के लेवल पे बार बार सप्लाई आ रही है, वो एक कंसर्न का वजह है। बट ऐसा मान रहे हैं कि 22,330 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए और ऐसा लग रहा है इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं इंडेक्स ऊपर में 22,750 तक के लेवल को छू सकता है। तो 22,333 22,330 ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऊपर में लगभग 22,750 तक के टारगेट के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर हमारे रडार पे काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट वीकली और डेली और मंथली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। बाजार नहीं चल रहा है इसलिए काउंटर में धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, बट पिछले 6 दिनों का जो कंसोलिडेशन के बाद में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, इंडिकेट कर रहा है 600 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो निफ्टी में तेजी का बायस है और चंबल फर्टिलाइजर में 600 रुपए तक का पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर है चंदन जी के रडार पर। चंदन जी, बहुत शुक्रिया, आपका समय देने के लिए स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल, तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। चंबल में तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूपीएल के शेयर में तेजी है। अतुल लिमिटेड का शेयर आज ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ढेर सारे शेयर आपको इस पैक से मिल जाएंगे और जैसा कि निकुंज भी कह रहे थे कि ये एक अट्रैक्टिव स्पेस बन सकता है केमिकल वाला और फर्टिलाइजर वाला। यूपीएल में 625 रुपए के भाव देख रहे हैं। अतुल लिमिटेड में करीब 5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन एक शेयर ऐसा है जहां पर हम लगातार गिरावट देख रहे हैं और वो शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का। लगातार प्रॉब्लम्स हैं, बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। कहाँ हम 150 रुपए के ऊपर के भाव देख रहे थे ओला इलेक्ट्रिक में, वो गिरते गिरते 50 रुपए के भी नीचे के प्राइसेस हो गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम्स क्या हैं, जरा इसको थोड़ी देर में अपने सहयोगी के जरिए समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति आज के सत्र में होनी क्या चाहिए। जो प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स है वो भी बजिंग है चंदन जी। आईएक्स में तेजी है, एमसीएक्स में तेजी है। कहीं आपको ट्रेड के मौके यहां से भी दिख रहे हैं इस स्पेस में? देखिए, सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं एमसीएक्स पे बात करना चाहूंगा। एमसीएक्स में ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग 10-12 वीक के करेक्टिव मूव के बाद में अब बॉटम प्रोसेस बन रहा है। एग्जैक्टली देखें तो 15 वीक का करेक्टिव मूव कंप्लीट होकर 4400 के बॉटम इस काउंटर में बने थे और कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और कमोडिटी एक्सचेंज में एक्टिविटी हो रही है, तो पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनने चाहिए। 4840 का सपोर्ट है, ऊपर में 5150 तक के लेवल एमसीएक्स में बनने चाहिए। आईएक्स भी देखें तो एक नेगेटिव टू रेंज बाउंड वाला बायस रहा है, बट पिछले 3 सप्ताह से देखें तो 153 154 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो 157 के हायर बेस के हिसाब से खरीदारी कर सकते हो। 171 तक का बाउंस यहाँ पे आईएक्स में बनना चाहिए। 171 रुपए तक का बाउंस आईएक्स में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी की जो तेजी है फिलहाल 100 अंकों के आसपास की देखने को मिल रही है। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में आज ठीक ठाक तेजी है। बजाज फाइनेंस 2% ऊपर है, तो बजाज फिनसर्व में जो तेजी है 3.5% के आसपास की है। बहुत तेज रफ्तार से दोनों के दोनों शेयर चले थे, रिकॉर्ड हाइस पर गए थे। थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग के बाद फिर से जोश आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, बजाज फिनसर्व के लिए यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं और इस तेजी के बाद भी कोई नया ट्रेड करना है या फिर जिनके पास है होल्ड करें वो? स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट नजर आता हुआ आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों के करेक्शन के बाद आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से हम इसको बाय करके चल सकते हैं। जो स्टॉक में मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड 1008
30 का, और मुझे लगता है कि अगर ये आने वाले समय में 1900 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहां से फिर हमें यहाँ पर 2040 से लेकर 2060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बुलिश व्यू ही मेंटेन लग रहा है। तो बजाज फिनसर्व बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1830, और वहां से फिर यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2040 के। 2040 के टारगेट बजाज फिनसर्व के लिए। श्रीकांत जी, आज बाजार की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाने का काम जो दो सेक्टर कर रहे हैं, एक तो कंजम्पशन वाला खेमा है और दूसरा है आईटी वाला। कंजम्पशन की बात करें तो आईटीसी कमजोर है, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, ये निफ्टी के टॉप 10 लूजर्स में सारे के सारे शेयर दिखेंगे। कोई शॉर्ट साइड की कोई रणनीति है आपके पास यहां से, और बिकवाली आपको कौन से शेयर में दिख रही है सर? बिल्कुल, तो देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें हमने एक अच्छी रैली देखी थी और उसके बाद का एक करेक्शन हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करें, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि अगर मार्केट और अगर डिफेंसिव अगर बनता है इन लेवल से, तो इन्हीं स्टॉक्स में वापस से एक अपटिक हमें देखने मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी रैली आएगी, लेकिन यस, अपसाइड तो बिल्कुल करंट लेवल से आ सकती है। तो इसी वजह से करंट लेवल से शॉर्ट करना मुझे लगता नहीं कि एडवाइजेबल है। बट यस, स्पेसिफिकली अगर किसी में लॉन्ग करना है तो मैं कहूंगा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसे हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझ रहे हैं करंट लेवल से खरीदने के लिए। 615 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 650 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें एक पोजिशनल व्यू के साथ लॉन्ग ट्रेड क्रिएट करना चाहिए। आईटीसी में लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी और वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। 408 से लेकर शायद 405, 4 के लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इसका भी ट्रेंड अप हो चुका है और ये भी ग्रेजुअली हमें लगता है कि 430, 35 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि यस, आईटी में कहूंगा यस, आईटी स्टॉक्स में यहाँ से और गिरावट आ सकती है। इन्फोसिस करंट लेवल से भी गिर सकता है, 1500 या 1450 तक के लेवल्स इसमें दिखाई दे सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन। और कुछ एक और आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस है, या तो पकड़ लीजिए कि टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में हमें लगता है कि गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो चुनिंदा आईटी शेयरों में गिरावट बढ़ सकती है, ये नजरिया आईटी सेक्टर और इसके अलावा आईटीसी जैसे कुछ स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। लेकिन वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन जुड़ चुके हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बाजार के लिए हफ्ते की अच्छी शुरुआत, करीब 100 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ, लेकिन ऐसे में वायदा बाजार में कौन से स्टॉक पर आप खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? टारगेट प्राइस वहां पर कौन से होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मार्केट में एसआरएफ में काफी अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दिया है। सुबह 52 वीक्स हाई भी फ्रेश लगा है काउंटर में, एंड अभी अपने हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है। सो एसआरएफ के 3000 के कॉल के स्ट्राइक को बाई करने की रिकमेंडेशन है। अप्रोक्सीमेटली 45-46 के रेंज में होवर कर रहा है, सो इसी रेंज में बाई करने की सलाह बनेगी। 32 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 70 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा ट्रेड सेटअप का जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4800 के आसपास का है, एंड टारगेट अचीव होने पर मैक्सिमम गेन नियर अबाउट 9400 का बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो केमिकल सेक्टर से एसआरएफ के 3000 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। अधिकतम मुनाफा 9375 रुपए प्रति शेयर का हो सकता है और अधिकतम फायदा माफ कीजिएगा, अधिकतम फायदा 9400 और अधिकतम नुकसान 4900 तक का इस ट्रेड में हो सकता है। शुक्रिया ओशो पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ सभी का डिस्क्लोजर, 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। इस बीच एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे जहां पर काफी एक्शन आज के सत्र में दिखा है, और वो है मुथूट फाइनेंस। करीब 4 से 5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ, और याद रखें कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि गोल्ड AUM 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है।
पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं कितनी बड़ी पॉजिटिव खबर है ये स्टॉक के लिए जिसके चलते 4% की तेजी दिखी है? देखिए, मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में जो आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है उसका कारण है कंपनी से दिया गया एक अपडेट। कंपनी का कहना है कि इनका जो गोल्ड लोन का AUM है वो 1 लाख करोड़ के पार जो है वो जा चुका है। कंसोलिडेटेड AUM अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो वो तो करीब 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो फिलहाल पहुंच चुका है। AUM में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। करीब 34% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो ये कंपनी लगातार डिलीवर कर रही है और लेंडर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर जो है उनका इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। कहीं ना कहीं ये जिस तरह का कारोबार कर रहे हैं ये तो यही दर्शाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसको एक फ़ायदा जो सोने में यानी कि गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसका भी मिल रहा है। आप देखिए, गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो $3,000 के ऊपर जा चुकी है। इनफैक्ट मैक्वेरी का तो ये भी कहना है कि Q3 तक $3,500 के आसपास जो है वो गोल्ड की कीमतें पहुँच जाएगी। इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करीब 88,000 के आसपास जो है MCX पे शुक्रवार को सोने की कीमतें पहुंच चुकी थी। तो गोल्ड जो है वो लाइफ हाई पे है। इसका इम्पैक्ट भी जो है वो आपको मुथूट फाइनेंस के जो ओवरऑल कारोबार है या फिर उसके AUM है उसमें देखने मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लोन के कारोबार में मुथूट, मणप्पुरम ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है। और इसके अलावा अगर आप मुथूट को देखेंगे तो पर्सनल लोन और साथ ही साथ बिजनेस लोन जो है वो भी ये कंपनी देती है और लगातार कंपनी जो है ग्राहक भी जोड़ते जा रही है। पिछले 9 महीनों में अगर आप देखेंगे तो करीब 13.7 लाख ग्राहक जो है वो इस कंपनी ने जोड़े हैं और Q3 में कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 33% के आसपास की बढ़ोतरी थी। NIR जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। NPS भी कंपनी के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्टेबल ही रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करते जा रही है। नया माइलस्टोन 1 लाख करोड़ के ऊपर इस कंपनी का गोल्ड लोन का कारोबार जो है वो जा चुका है और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। गोल्ड AUM 1 लाख करोड़ के पार निकलता हुआ ये बड़ी खबर मुथूट फाइनेंस के लिए जिसके चलते स्टॉक आज 4 से 5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं इस पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज की शानदार तेजी के बाद टेक्निकल्स पर देखें तो मुथूट फाइनेंस स्टॉक पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, टेक्निकल्स की अगर हम चार्ट्स देख रहे हैं तो वहां पर भी इस स्टॉक्स में मजबूती दिखाई दे रही है। आज इसकी ओपनिंग बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ हुई है, बट करंट लेवल पे ऑलरेडी स्टॉक ये स्ट्रेच हो चुका है। 4.2% की तेजी बता रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। अगर ये स्टॉक हमें 2240 2250 के आसपास मिलता है तो वहां से बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस रखना है 2190 का। और अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम पीक के आसपास की अगर उसके ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो वो एक अदर अपॉर्चुनिटी होगी जहां से हम बाय करके चल सकते हैं। पर जो लेवल्स बताए गए हैं 2240 से लेकर 2050 के, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लेवल रहेंगे। वहां से हम इसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2190 का और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं उस दौरान फिर हमें यहाँ पर 2380 से लेकर 2400 के टारगेट्स मुथूट फाइनेंस आने वाले समय में दे सकता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट है और ये अपडेट्स हैं जिसके ठीक बाद हम देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस के चार्ट्स में मजबूती है, कन्विक्शन अब भी है, लेकिन खरीदारी, नई खरीदारी गिरावट पर करने की राय। 2050 तक के लेवल्स, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय। 4.25% की तेजी है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट और इसके अलावा भी प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड की अगर बात करें, बढ़िया अपमूव MCX पर हमने देखा है। सोने के दाम में, गोल्ड प्राइसेस में 88,310 तक के स्तर भी छुए हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं। अमेरिका में महंगाई दर में गिरावट, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद, टैरिफ की अनिश्चितताएं से सपोर्ट काफी हद तक सेफ हेवन को मिलता है और यही एक इम्पैक्ट है जो कि क्रिएट हो रहा है। इवेंचुअली ज्वेलरी काउंटर्स और साथ साथ ज्वेलरी गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेसेस भी इसी के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, आज सुबह से ही KEC इंटरनेशनल के चार्ट्स, चंदन जी आपसे जानना चाहेंगे, इस पर एक राय लेना चाहेंगे। कंपनी को एक ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर विन के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में बढ़िया अपमूव, ऑलमोस्ट 6.5% की तेजी। कंपनी एक्सचेंजेस पर अगर देखिए 1267 करोड़ के ऑर्डर्स जीत चुकी है और इसी के बाद हम देख रहे हैं न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट 713 के लेवल्स पर काफी चल चुका है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, नई पोजीशंस के लिए राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए KEC की बात करें तो पिछले 3 महीने में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऊपर में 1300 से लेके काउंटर 650 तक फिसल चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप था बट 3 महीने में बड़ी बिकवाली देखने को मिली।
बट अब अच्छी बात है कि वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं नैरो रेंज प्राइस पैटर्न बन रहा है और जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो एक बार के लिए थमते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट के अर्ली साइन देखने को मिल रहा है। हालांकि फॉलो बहुत जरूरी होगा ऐसे कंडीशन में, बट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है लग रहा है कि कहीं ना कहीं 695 का सपोर्ट काम करना चाहिए एक बार के लिए 755 के बाउंस को प्ले करने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और टेक्निकली भी एक टेक आपको इस वक्त मिलता हुआ केसी इंटरनेशनल पर। लेकिन अब बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने 820 करोड़ रुपए में NACL इंडस्ट्रीज में 53% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी NACL में और 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाने वाली है। क्या है इससे जुड़ी हुई सारी की सारी डिटेल्स जान लेते हैं और स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एक टेक्निकल टेक भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले सारी डिटेल्स जान लेते हैं रविंदर से। रविंदर, आप बताइए। जी बिल्कुल, कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि वो 53% का स्टेक जो है NACL इंडस्ट्री में एक्वायर करने वाली है और इस 53% में जो है कंपनी 26% का ओपन ऑफर लाने वाली है और जो कॉस्ट होगा इस ओवरऑल एक्विजिशन का वो 820 करोड़ का होगा, जो 76.7 प्राइस पर शेयर होगा। और कंपनी जो है जो करंट प्रोमोटर है KLR प्रोडक्ट, उनसे ये जो है स्टेक एक्वायर करने वाली है। NACL जो है एक इंडिया बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेयर है विद स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड फॉर्मेशन बिजनेस इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट टेक्निकल जो है की कंपनी जो है की ग्लोबल जोग्राफीज को एक्सपोर्ट करती है और कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और कंपनी जो है ग्लोबल मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल जो कंपनी है उनके साथ ऑपरेट करती है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेजेस व्यू भी आ रही है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, जहां पर एंटिक ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 2280 का रखा है, जहां पे उनका कहना है कि जो NACL का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में वो कोरोमंडल को जो है हेल्प करेगा उसमें मार्केट रिच और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने में और ये एक्विजिशन जो है कंपनी का जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू, एबिटा और पैट है वो 9%, 16% और 19% कैगर से ग्रो हो सकता है ओवर FY 24 से 27 के बीच में। और एंटिक ने जो है जो अर्निंग एस्टिमेट है कोरोमंडल का वो मेंटेन किया है FY 25, 26 और 27 के लिए। उनका कहना है कि अगर स्टॉक में कोई भी जो है प्राइस करेक्शन देखने को मिलती है तो वो एक अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक को बाई करने के लिए। इसी के साथ और भी कुछ ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो है रेटिंग दी है, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2270 का रखा है। वहीं एक्सिस कैपिटल ने भी जो है एड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 2000 का रखा है। IIFL ने भी एड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1925 का रखा है। अगर बात करें वैल्यूएशन की तो कंपनी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड PE है वो 30 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें आखिर में स्टॉक ट्रैकर की तो पिछले एक साल में कंपनी ने जो है 75% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में जो है 9% का रिटर्न दिया है। एब्सोल्युटली, तो न्यूज़ फ्लो और उसका एक इम्पैक्ट है जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नजर आ रहा है। रविंदर, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। श्रीकांत जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने करीब 820 करोड़ रुपए में NACL इंडस्ट्रीज में 53% हिस्सेदारी खरीदी है। आगे 26% हिस्सेदारी और खरीदने की योजना है। स्टॉक में एक मोमेंटम जरूर है, 5% का इजाफा 1879 के लेवल्स पर स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो देखिए वैसे अगर न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करें तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ फ्लो है, लेकिन साथ ही साथ अगर इसके प्राइस मूवमेंट को भी अगर आप ट्रैक करें, तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि ये स्टॉक तकरीबन 1600 रुपए के करीब था, अभी 1900 रुपए के करीब आया है और मल्टीपल टाइम्स जितनी बार भी ये 1900 के करीब आया है, तो वहाँ पे उसमें हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। तो मैं कहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो कुछ पोजीशंस जो इन्वेस्टमेंट्स की है उसमें कुछ मुनाफा वसूला जा सकता है करंट लेवल्स के करीब 1900-1920 के करीब, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल्स पे रुका हुआ है। यस, मैं ये कहूंगा कि अगर 2000 के लेवल्स अगर ये क्रॉस कर लेता है कोरोमंडल तो उसके बाद हमें लगता है कि शायद ये 2500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन जब तक ये 2000 के लेवल्स क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें हर एक हायर लेवल्स पे हमें लगता है प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें बनती रहेगी। तो करंट लेवल्स पे कोई पोजिशनल व्यू या शॉर्ट टर्म व्यू के साथ खरीदने की हमें लगता नहीं कि कोई जरूरत है। जो पोजीशन है उसमें कुछ मुनाफा वसूल करके चले, वही फायदेमंद होगा। एब्सोल्युटली, तो चलिए करंट लेवल्स पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए 22,500 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 300 अंकों के आसपास की। एक स्टडी परफॉर्मेंस आज के सत्र में हमने निफ्टी बैंक से देखा है। इस बीच NMDC को लेकर खबर आ रही है कि
₹2.30 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है एनएमडीसी ने और शेयर में हम देख रहे हैं करीब करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी है। एनएमडीसी पर जरा व्यू लेते हैं, उसके बाद कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे। चंदन जी, एनएमडीसी जरा चेक करके बताइए, स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको एनएमडीसी का? देखिए, एनएमडीसी की हम बात करें तो काउंटर एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है पिछले काफी सप्ताह से। इनफैक्ट पिछले लगभग 55-56 दिनों से कामकाज कर रहा है दायरेबंद। नीचे में 60 का सपोर्ट लेता है, ऊपर में 68 तक जाता है। अभी हम मिडल ऑफ द ट्रेडिंग बैंड है, तो 60 से 68 की रेंज को प्ले करना पड़ेगा। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट आ रहा है, तो सपोर्ट थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 63 से 68 तक के स्विंग को प्ले कर सकते हैं। 68 तक के स्विंग को आप प्ले कर सकते हैं। एनएमडीसी काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखा एनएमडीसी के शेयर के भाव में पिछले 1 महीने में। एक और शेयर फोकस में है, वैसे देखा जाए तो शेयर में बहुत तेज़ी है नहीं। शेयर का नाम है टाटा मोटर्स, लेकिन ये ज़रूर संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये शेयर संभल गया। टाटा मोटर्स में आज आप देखेंगे तो करीब करीब आधे % के आसपास की तेज़ी पर कारोबार हो रहा है, लेकिन एचएसबीसी ने अपग्रेड किया है शेयर को, होल्ड की रेटिंग से बढ़ाकर बाय की रेटिंग कर दी है और टारगेट को हालांकि कट किया है, 930 रुपए से घटाकर किया है 840 रुपए। यानी कि अगर मौजूदा प्राइस अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 28 से 30% के आसपास की अपसाइड यहां से बनती है। एचएसबीसी के मुताबिक उनका कहना है कि मार्जिन आगे बढ़ सकता है क्योंकि डिस्काउंट में कंपनी ने कमी की है। जेएलआर के वैल्यूएशन से आकर्षक लग रहे हैं एचएसबीसी को और पैसेंजर व्हीकल में नए लॉन्च अगर होते हैं तो कंपनी का मार्केट शेयर यहां से बढ़ सकता है। श्रीकांत जी, एक बार शेयर पर व्यू भी दीजिएगा। और देखिए, टाटा मोटर्स को लेकर ना बहुत सारे मीम भी चलते हैं इसके प्राइस को लेकर कि जिन्होंने हाई पर रेकमेंड किया। क्या आपने भी गलती से तो 1100-1150 पर रेकमेंड तो कभी नहीं किया सर? और अब जब ये हम देख रहे हैं कि सुधार वाली प्रक्रिया में है, थोड़ी सी रफ्तार स्लो है, तो आपकी राय क्या होगी इस पर? नहीं तो देखिए, टाटा मोटर्स वैसे देखा जाए तो काफी लाइमलाइट में रहा है स्टॉक। और हालांकि जब इसमें बड़ा करेक्शन हुआ था तो उस करेक्शन के बाद तकरीबन 1000 रुपए के करीब तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मल्टीपल सपोर्ट्स पे आ चुका है, तो मैक्स 1000 से लेकर शायद 950 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बट उसके बाद तो रिकवरी लग रही थी। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए 600 के करीब के लेवल्स लाके रख दिए। अभी इन लेवल्स पे अगर आप देखें तो उसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ खरीदारी का व्यू बिल्कुल बनता है। 950 के टारगेट्स लगता है कि शायद पॉसिबल है कि अचीव हो सकते हैं आने वाले 12 मंथ्स में। डिपेंड्स करता है कि कैसे टैरिफ रहेंगे, क्या रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगा ये स्टॉक। करंट लेवल्स पे अगर देखें तो जो 2 या 3 दिन के जो फॉर्मेशंस बने हैं अभिषेक जी, उसी के बेसिस पे अगर देखना है तो मैं कहूंगा कि जो लोवेस्ट लो बने थे, यानी कि 650 के जो इमीडिएट लोवेस्ट लो लेवल्स बने थे, उसी का स्टॉप लॉस रख के हम करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया जा सकता है। लेकिन 650 का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 650 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टाटा मोटर्स कॉन्ट्रा प्ले आपके लिए ये हो सकता है शेयर यहां से। चंदन जी को शुक्रिया कहना है, चंदन जी को जाना है। एक और मेहमान का स्वागत करेंगे, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास सर आएंगे। लेकिन चंदन जी, जाने से पहले जरा एक सवाल का आप जवाब देते जाइए। वोल्टास में फिर से तेजी लौट आई है। शुक्रवार को थोड़ी रफ्तार पर ब्रेक लगी, आज फिर से अच्छी तेजी 4-5% के आसपास की है। और आज हम शो भी करने जा रहे हैं शाम को 5 बजे कि मार्च में ही 40 डिग्री का टॉर्चर झेलने के लिए देश तैयार दिख रहा है। सामान्य से ज्यादा तापमान वैसे भी हम देख रहे हैं। वोल्टास में आप कितनी तेजी अभी और देख रहे हैं? 1450 का भाव तो आ गया 1000 रुपए से चलते चलते। क्या अभी और इसमें आप पोटेंशियल देख रहे हैं? कोई ट्रेड बनता है इसमें 100-200 रुपए की और तेजी के लिए यहां से? बिल्कुल, आपने वोल्टास की बात की और मार्च में 40 का टॉर्चर आपने काफी अच्छा शो रखा है। और आई थिंक इसको देखने को समझ में आएगा कि कितनी गर्मी है और हमें वोल्टास के एसी को कितना कूल डाउन करना है। बट बिल्कुल देखिए, पिछले 3-4 दिनों से वेदर एकदम तेज हो चुका है और कहीं ना कहीं हीट वेव की बातें चल रही है। बट कहीं ना कहीं वोल्टास में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। देखिए, 2 महीने पहले जनवरी में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था,
जब लगभग 1850 से स्टॉक 1240 तक गिरा था, फिर में 1135 का बॉटम बनाया। अब जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव बायस बनेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 1415 का सपोर्ट काम करेगा, एक बार के लिए 1500-1525 तक के स्विंग यहाँ पे वोल्टास में बनने चाहिए। या वोल्टास पर गर्मी के चलते स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। आज भी 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। चंदन, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इस बीच नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके क्लोजिंग कॉल्स और क्लोजिंग स्टॉक पिक्स कौन से होंगे वो बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूव हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिटायर पर आया है वो है VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। साथ ही साथ पिछले एक महीने की जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसका ब्रेकआउट आ जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी VBL को। और अपसाइड में हम यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 522 522 के टारगेट के लिए, एंड शॉप पर रुकना होगा 495 का। वही जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है EID पेरी। यहाँ पर भी निचले स्तरों से काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और एक फॉलोअप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं EID पेरी में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 741 741 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 704 704 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये नजरिया EID पैरी पर 741 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 704 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन नीलेश जी, मैं आपसे सवाल फार्मा सेक्टर पर पूछना चाहूंगी। कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स आज हरे निशान में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए ग्रैन्यूल्स इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज 3.5% से ज्यादा की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में दिखी है। क्या राय होगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? देखिए, फार्मा स्पेस में इनफैक्ट अगर हम निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे नजर डालें तो काफी अच्छा बेस यहाँ पे बना है। 20,700 के आसपास निफ्टी फार्मा इंडेक्स फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 21,000 और 21,200 तक की जोन में हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स पे फोकस करके चलने की सलाह होगी। बट विद इन दिस स्पेस ग्रैन्युअल्स और डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर तो जो डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये मोमेंटम थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। बट हमारी प्रिफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस सबसे पहले सन फार्मा होगी, जो कि फार्मा इंडेक्स का हेवी वेट है। तो सन फार्मा में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1740 1755 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1675 का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा आप ग्लेनमार्क पर भी नजर आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर ग्लेनमार्क पे नजर आ रहा है, जहाँ पे एक फॉलोअप मूव 1460 और 1475 तक का देखने को मिल सकता है। 1405 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क फार्मा पे भी नजर रखे जा सकते हैं। नजरिया ग्लेनमार्क फार्मा और इसके अलावा कई सारे और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नीलेश जी ने अपनी राय दी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जहां पर एक्शन दिखा है वो है अदानी ग्रीन। इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। क्या है तेजी के पीछे के ट्रिगर्स और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया काफी पॉजिटिव है। क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का और कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है। पूरी डिटेल्स के साथ वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, अडानी ग्रीन पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं। कैंटा और मैक्वेरी दोनों ने इस कंपनी पे अपने कवरेज की शुरुआत की है। शुरुआत करता हूं मैक्वेरी की, जहां पे कवरेज की शुरुआत की गई है। आउट परफॉर्म रेटिंग है और 1200 रुपये का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि भारत अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है उसको अगले 5 सालों में 3 गुना करना चाहता है और इसमें अडानी ग्रीन जो है वो अहम भूमिका निभाएगा। इस कंपनी की कैपेसिटी फिलहाल 12 गीगावाट के आसपास की है। FY30 तक ये बढ़ के करीब 50 गीगावाट के आसपास होगी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगले 5 साल में करीब 25% के आसपास की कैगर से ये कंपनी ग्रो करने वाली है। साथ ही साथ ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक कंपनी करीब $1.8 बिलियन के आसपास के एनुअल कैश फ्लोज जनरेट करेगी और $10 बिलियन के आसपास का केपेक्स से करने वाले। और इतना हाई केपेक्स के बाद भी कंपनी का जो नेट डेट टू इक्विटी है वो 7 से कम होकर 5 होने वाला है। कैंटो ने भी कवरेज की शुरुआत की है, ओवरवेट की रेटिंग है और 1222 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जो है वो अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे चल के अगले 5 साल में कंपनी की क्षमता जो है वो 4 गुना होने वाली है और आगे जाके FY25 से FY30 तक कंपनी की आय और एबिटा में करीब 21 से 26% के आसपास की साल से साल ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है करीब 15.6 टाइम्स FY26 के EV बाय एबिटा पे ट्रेड करता है, जो कि अपने पीएस से काफ़ी कम है। इसके इनको वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वैल्यूएशन अच्छे हैं,
साथ ही साथ आगे की ग्रोथ स्टोरी जो है इस कंपनी की वो काफ़ी बेहतर है। इसके लिए मैक्वेरी और कैंटॉर दोनों ने कवरेज की शुरुआत की है और 1200 रुपये के ऊपर के लक्ष्य जो है वो ये अडानी ग्रीन पे दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, जिसके चलते अडानी ग्रीन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिखी है। श्रीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर देखें तो आज जो 2.5% की तेजी दिखी है, क्या वो अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी अडानी ग्रीन पर? बिल्कुल। तो देखिए, अडानी ग्रीन ये एक स्टॉक को अगर हम डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है, जो यूनिक है। बिकॉज पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से अगर आप देखें तो इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई थी और अभी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये कुछ रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। साथ ही साथ आप देखें तो कुछ फंडामेंटल न्यूज फ्लो भी इसमें अगर पॉजिटिव बन रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि इसमें अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 1000 रुपए के करीब जा सकता है, अभी 890 के करीब है। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे काफी नियर बाय का, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। और अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो रहेगा एट 860। तो 860 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 890 900 रुपए तक इसे खरीदें और टारगेट्स रखें 1000 रुपए के। 1000 तक के लेवल्स अडानी ग्रीन पर नजर आ। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा खासा एक्शन तो हम देख ही रहे हैं और इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपनी कमर्शियल गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कमर्शियल गाड़ियों के दाम जो हैं, कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस जो हैं 2% तक बढ़ाने का ऐलान टाटा मोटर्स ने किया है। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नई कीमतें जो हैं वो 1 अप्रैल से लागू होती दिखेगी और दरअसल इनपुट लागत यानी कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से ये कीमतों में इजाफा करने की प्लानिंग कंपनी की तरफ से आती हुई एक्सचेंजेस के हवाले से खबर आप देख रहे हैं। टाटा मोटर्स 661 के लेवल्स पर। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे एक राय जानना चाहेंगे ऑटो एंसिलरी और टाटा मोटर्स, बिकॉज ये ताज़ा न्यूज़ फ्लो कंपनी के लिए आ रहा है। जी देखिए, ऑटो इंडेक्स में आज एक पुल बैक मूव हम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ये पुल बैक मूव कितना सस्टेनेबल है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार हमने ऑटो स्पेस में दबा देखा है ऊपरी स्तरों से, और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स ये पर्टिकुलर काउंटर वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स साबित हुआ है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन फिलहाल इन लेवलों पर बनाने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक साइड में बना हुआ। हो सकता है पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड हो, बट इस पुल बैक का सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 21,000 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में खरीदारी की सलाह होगी। और हमारी प्रिफर्ड बेट विद इन दिस स्पेस महिंद्रा एंड महिंद्रा होगी, जहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एमएनएम को पुल बैक के पर्सपेक्टिव से लॉक करके चल सकते हैं। 2820 और 2880 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 2635 2634 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, एमएनएम पर एक टेक ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती। टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर और इसी क्षेत्र से जुड़ी एक और कंपनी जिसने अपने प्राइस हाइक अनाउंस किया आज सुबह सुबह, मारुति सुजुकी। मारुति ने एक बार फिर से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी अप्रैल से ही दाम में 4% का इजाफा करने जा रही है। इस खबर से जुड़ी ढेर सारी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनसे सबसे पहले खबर जानते हैं, उसके बाद स्टॉक पर रिएक्शन भी लेंगे। सुमित, बताइए। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट किया है। 4% तक के प्राइस राइज आएगा गाड़ियों पर। इससे पहले भी 2 बार ये अनाउंसमेंट आ चुका है, जनवरी और फरवरी में। ऐसा लगता है कि कंपनियां अब क्योंकि मार्केट थोड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है तो एक बार प्राइस हाइक नहीं कर पाती हैं, बार बार इसके लिए वो करना पड़ता है। अगर बात करें बाकी कार मेकर्स की तो Hyundai ने भी अपने दाम बढ़ा दिए थे। हालांकि अगली इस बार किसी और की आशंका लग रही है कि हो सकता है वो भी बढ़ा पाएं। मारुति की बात करें तो 2025 साल रहने वाला है जब वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पहला ईवी लेकर आएंगे भारत में। इसके लिए कंपनी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, पर इस दौरान वो ग्राहकों से पैसा भी वसूल रही है। कंपनियों के जो दाम है गाड़ियों के वो बढ़ाकर, जो ये तीसरा प्राइस हाइक आएगा अप्रैल में जब आएगा। अगर बात करें कुल बाजार की तो बाजार अभी फिलहाल मंदी के दौर से कह सकते हैं कि गुजर रहा है, यानी कि इतना मंदी नहीं है पर तब भी पहले वाली ग्रोथ नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ी सी ग्रोथ ही दिख रही है। ऐसे में प्राइस हाइक करना भी बड़ी बात है, पर मारुति ने अभी इसका अनाउंसमेंट किया है।
ठीक है, मारुति कह तो रही है कि जो इनपुट कॉस्ट में जो राइज हो रहा है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनी कोशिश कर रही है कि खुद एब्जॉर्ब कर ले और ग्राहकों पर कम से कम असर पड़े। लेकिन बैक टू बैक ये 3 प्राइस हाइक 4% तक के, देखते हैं कि डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि जो एंट्री लेवल वाला जो सेगमेंट है वहां तो ऑलरेडी प्रेशर हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से वहां पर स्लोडाउन वाली स्थिति है। आज मारुति को अगर आप देखेंगे ना तो करीब 2% ऊपर ये शेयर था और अब जो मुश्किल आधे % के आसपास की तेजी रही है, 1150 रुपए के आसपास के भाव हैं। 3:20 हो गए, फटाफट काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, उनके पास बढ़िया BTST STBT के ट्रेड्स भी हैं और उन ट्रेड्स को लेते हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आप कीजिए, शुभ शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए क्या खरीदना है कल के लिए। अभिषेक जी, तो देखिए वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे अभी सेटअप बना है यही लग रहा है कि हम हायर साइड पे क्लोज हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें तो वहां पे जो रेंज है वो और भी नैरो होती जा रही है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बन सकता है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि इस लेवल पे कुछ कोई ऐसे स्टॉक को खरीदे जिसमें बुलिश कंटिन्यूएशन हो सकता है, और उसमें मुझे लगता है कि HDFC बैंक को खरीदा जा सकता है। करंट लेवल्स जो है अभी वो तकरीबन 1712-1710 के हैं। यहाँ पे अगर तेजी बनेगी तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1740 रुपए तक आ सकता है। तो करंट लेवल से HDFC बैंक को खरीदे, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 1695। तो 1695 का स्टॉप लॉस रखें 1740 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए HDFC बैंक पर नजर है, 1711 के लेवल्स BTST के कैंडिडेट के तौर पर इस पर नजर रखनी है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा एक्शन है, ये एक्शन जो है बिल्कुल बरकरार रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड्स। ये आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स में अच्छे खासे ट्रैक्शन मिले हैं, और जैसा कि नीलेश जी ने भी बताया कि हमें आने वाले समय में भी वहाँ पे अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और उसी में से ही जो स्टॉक्स है वो है लॉरिस लैब। तो मुझे यहाँ पे कई दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लॉरिस लैब में। कंसोलिडेशन अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि करंट लेवल से इसको बाय करके चला जा सकता है। 570 का स्टॉप लॉस रखना है, और आने वाले समय में हमें 600 तक के टारगेट हम लॉरिस लैब में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बैंकिंग प्लेयर श्रीकांत जी की तरफ से, एक फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक डिफेंस स्पेस से लॉरिस लैब कैंडिडेट लक्ष्मीकांत जी की तरफ से BTST के तौर पर। नीलेश जी, आप ही बताइए आपकी तरफ से कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक होगा BTST या STBT ट्रेड के लिए। हाँ बिल्कुल मानसी, देखिए कुछ समय पहले जो स्टॉक हमने रेकमेंड किया था उसे रिआइटरेट करूंगा, वो है BBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो एक फॉलोअप वो BTST के तौर पर इसे कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 522 के हमारे टारगेट इंटैक्ट है, एंड 496 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा कुछ समय पहले वोल्टास का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर भी काफी अच्छी क्लोज हमें देखने को मिल रही है, तो वोल्टास भी एक काफी अच्छा BTST ट्रेड साबित हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 5% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 1485 से लेके 1500 तक की अपसाइड हमें वोल्टास में देखने को मिल सकती है। 1440 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स के BTST ट्रेड्स हो गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि सरकार का घरेलू सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस है, और इसके लिए सरकार कौन कौन से ज़रूरी कदम उठाने जा रही है, इसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास। देखिए, सोलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार सोलर PV सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो 2027 तक 60 गीगावाट के आंकड़े को पार कर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है और कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसके हिसाब से सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, चाहे वो कुसुम योजना हो, रूफटॉप सोलर हो, उसमें अगर मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका फ़ायदा लेना है तो सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर PV सेल्स का ही इसमें इस्तेमाल करना है। लिहाजा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन वेफर्स है,
उसके कुछ कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल एक रॉ मटेरियल के तौर पर कर रहे हैं तो उसे भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पीवी सेल्स माना जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी और दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरर्स को इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से कैटेगरी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है और नहीं करना है अगर उन्हें गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर इशू कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। साथ ही साथ जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एलएलएम लिस्ट में लिस्टेड हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ जो एनबीएफसीज हैं जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं, चाहे वो सेखी है या फिर इरेडा है, इस तरह के एनबीएफसीज को भी सरकार ने इस फैसले की जानकारी दे दी है। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी खबर है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल लेकर आने के लिए। तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इक्विपमेंट की स्पेशली ये सरकार कोशिश कर रही है। ठीक है, अच्छा है, चलिए क्लोजिंग की तरफ थोड़ी देर में बढ़ेंगे, लेकिन एक और शेयर है जिस पर व्यू जाना चाहेंगे। आज फार्मा शेयरों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। फार्मा इंडेक्स में 1.5% से ज़्यादा की हमने तेज़ी देखी। जो फ्रंटलाइनर्स है वहाँ पर तो अच्छी तेज़ी रही है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया क्लोजिंग देखे जा रहे हैं। लेकिन एक और शेयर जहाँ पर हमने क्लोजिंग के लिहाज से बढ़िया स्तर देख रहे हैं और वो है बायोकॉन का। श्रीकांत जी, बायोकॉन फिर से 330 रुपए के ऊपर, क्या बीटीएसटी वाला शेयर है ये? हाँ बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि यस, फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। नीलेश जी और बाकी जितने भी मेरे पैनलिस्ट थे इन सभी को फार्मा स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। हमें भी लगता है कि फार्मा में एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा कि डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ बाइंग नजर आ रहा है। और अगर अप्रैल में जो टैरिफ लगने वाले हैं, जो शायद अगर फार्मा सेक्टर पे अगर वो नहीं लगते हैं जैसा एक्सपेक्टेशन है, उस प्रोपोर्शन में अगर वो टैरिफ अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि फार्मा सेक्टर का अच्छा खासा री रेटिंग भी हो सकता है। करंट लेवल से यस, कुछ एक स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगता है उसमें लुपिन लेबोरेटरीज है और बायोकॉन भी हमें अच्छा लग रहा है, 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मल्टीपल टाइम्स अभिषेक जी अगर आप देखें तो ये स्टॉक 310 320 के करीब जाता है और फिर रिबाउंड करके वापस 370 380 के करीब आता है। इस बार भी हमें लगता है कि स्टॉक 370 380 तक जा सकता है। करंट लेवल्स पे एक पोजिशनल व्यू के साथ इसमें लॉन्ग पोजिशंस बनाए, 330-35 में से खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 320 का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 370 रुपए के। एब्सोल्युटली, तो बायकॉन पर ये एक राय इस वक्त 3% का इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन हमने देखा मजबूती का रुझान ही बाजार में देखने को मिला और बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए भी ये रुझान जो है वो बिल्कुल कायम। 22,500 के ऊपर शुरुआत हमने की थी और उन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त क्लोजिंग की भी तैयारी करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी पर भी एक नजर होनी चाहिए, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी देखने को मिला है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी अच्छी मजबूती के साइंस देखने को मिले। गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक जैसे तमाम काउंटर्स और ट्रेंड जहां पर अच्छा खासा एक्शन मजबूती के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 4% तक की तेजी। बिकवाली का दबाव विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, ITC, BPCL, नेस्ले जैसे काउंटर्स में जहां पर गिरावट आज के सत्र में हावी होती रही। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे लगभग सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, जिसमें सबसे आगे फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का स्पेस अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ऑलमोस्ट 350 अंकों की मजबूती के साथ 2% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई। फाइनेंशियल सर्विसेज के बास्केट में भी आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों ने अपने प्राइस हाइक्स, अपने कमर्शियल व्हीकल के प्राइस हाइक्स की खबरें और उन खबरों का ऐलान किया। उसके ठीक बाद टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में चर्चा का विषय बने रहे। 1 अप्रैल से प्राइस हाइक लागू होते हुए दिखेंगे, लेकिन आज से एक्सचेंजेस पर ये खबरें आती हुई दिखी और ऑटो सेक्टर भी अच्छा खासा एक्शन दिखाकर इस वक्त क्लोजिंग दिखाने में सक्षम। मेटल सेक्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्पेस है जहां पर अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑन दी फ्लिप साइड हमने देखा IT सेक्टर, FMCG बकेट और रियल एस्टेट सेक्टर ने आज बैकसीट ली। वहां पर बिकवाली का दबाव या कह सकते हैं कि लेस एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग के दरमियान अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में
क्लियरली हम देख रहे हैं आज ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी रही, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडेक्स को एक बार वॉच लिस्ट में अब भी रखा जाना चाहिए, लेकिन सेंटिमेंट्स जो है बुलिशनेस की तरफ बढ़ते हुए 22,500 के पार 22,600 पर भी अब फोकस रहेगा और 22,600 क्रॉस होने के बाद 22,800 की बातें भी आज ड्यूरिंग द सेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती रही, विच इज़ अ पॉजिटिव इन इटसेल्फ। बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे कई सारी खबरों के दम पर स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट करते हुए दिखे और ये सारी खबरें रही जो कि बाजार को दिन भर एक्शन पैक बनाती रही। जिस लिस्ट में केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स थे, ऑटोमोबाइल बकेट से जुड़े स्टॉक्स थे, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ स्पेसेस जैसे वरुण बेवरेजेस थे और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स में एंट्री अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिली। और मुथूट फाइनेंस भी एक स्टॉक था जो कि आज दिन भर पॉजिटिव बिजनेस अपडेट और उसके ठीक बाद स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा। क्लोजिंग कॉल्स में आपके लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में किस तरह की क्लोजिंग हुई स्क्रीन पर देख रहे हैं। 48,347 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ, निफ्टी में 22,500 के पार करीब 125 अंकों की मजबूती, सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ करीब 400 अंकों की मजबूती और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी इसी तरह का एक्शन। नए हफ्ते की शुरुआत, अच्छी शुरुआत और उम्मीद यही करते हैं कि पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह पैन आउट होता हुआ दिखे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का, श्रीकांत जी का, नीलेश जी का, लक्ष्मीकांत जी का और चंदन तापड़िया का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और क्लोजिंग कॉल्स में अपने ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन